अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना की एपिसोड 7, जिसको तहरीर किया है शानज़ राजपूत ने। लेकिन नावल शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिलें। तो चलें अब शुरू करते हैं एपिसोड 7। परेशानियों के गर्दाब में फंसी वो गैर मरे नुक्ते को घूर रही थी कि सफ़िया ने उसे चौंका दिया। सब ठीक है ना जायशा? उसने तायद चाही। कुछ भी ठीक नहीं है। वो मध्यम लहजे में बस इतना ही बोलकर खामोश हो गई कि उसे अपनी परेशानियों का प्रचार करना गवारा न था। मगर सफ़िया से तो अच्छी सलाम दुआ थी और वो उसकी बेहतरीन दोस्त भी थी। वह आफाक साहब के इंतकाल पर भी मुसलसल कई दिन तक मुस्तकिल आती रही थी। उनके जाने के बाद आयशा के ऊपर जो गुजरी थी उसका अंदाज़ा सफ़िया को बखूबी था। एकदम जो उसके कंधों पर बोझ आन पड़ा था और जिस वजह से वो परेशान थी, वो वजह भी सफ़िया इसकी खामोशी के बावजूद समझ गई थी। यूँ भी वो आयशा की आदत से वाकिफ़ थी कि वो अपने मसाइल और गम अपने तक ही रखती थी। चलो मेरे साथ। उसका हाथ थामकर वो स्टाफ रूम से निकल कर बाहर प्ले ग्राउंड के कदरे पुरसुकून गोशे में ले आई थी और वहाँ लगे संगी बेंच पर दोनों बैठ गई थीं। अब बताओ, मुंह क्यों लटका हुआ है? वो लाख अच्छी दोस्त थी, मगर वो चाहकर भी उस शेर का जिक्र उससे नहीं कर सकती थी कि उसमें ना चाहते हुए भी उसकी अपनी ज़ात शामिल थी। अब तो बात उसके किरदार की थी, तो वो खामोशी से मौजू ही बदल गई। बालों के पीछे करके दुपट्टा दुरुस्त करते सफ़िया मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जह हो चुकी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, नरमी से बोलकर वो शर्मिंदगी से ग्राउंड में खेलते बच्चों को देखने लगी जो हर फिक्र से आज़ाद किस कदर खुश और खुर्रम नज़र आ रहे थे। तो प्रॉब्लम का हल निकालो, मुँह लटका कर बैठने से क्या होगा? सफ़िया ने कहा। कैसे निकालूं? वो मायूस नज़र नहीं आ रही थी, मगर कोई ज़्यादा राह भी नहीं थी। तुम्हें एक मशवरा दूं? शायद तुम्हें मुश्किल लगे, मगर हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। साइशा ने इस्तेफामिया नज़रों से सफ़िया की तरफ देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करो, मेरा मतलब है कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर दो जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, मगर वो कारोबार मुनाफा बख्श हो, ऐसा कि जल्दी तुम्हें इससे इस्तेफादा हो और जो तुमने बिजनेस पर लगाया हो उसका डबल तुम्हें मिले। मैं जानती हूँ यह नामुमकिन लग रहा होगा और तुम्हारा मेरी अक्ल पर इस वक्त मातम करने को दिल कर रहा होगा कि ज़रूरत के वक्त मैं बिज़नेस करने का कह रही हूँ। संजीदगी से मशवरा देकर समझाती वो आखिर में खुद ही हंसी थी। मैं भला अकेली कोई बिज़नेस कैसे कर सकती हूँ? वो कंधे उचकाकर मायूसी का मजहर लग रही थी। क्यों नहीं कर सकती? माशाल्लाह से एम.कॉम की हुई हो, यहीं से तुम्हारी ज़हानत का सबूत मिल जाता है। बस थोड़ा सा मुस्बित सोचने की ज़रूरत है और पैसा भी इतना खर्च नहीं होगा। घर में बुरे वक्त में काम आने के लिए अंकल ने कुछ तो जमा कर रखा होगा। तुम बस अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करो। मुलाजमा के हाथ से चाय का कप ताम कर उसने एक जायशा को पकड़ाया था। वो खफगी से उसे देखती डिपट कर बोली, फिर मुखलिसी से समझाने लगी। अगर लगाया गया सरमाया डूब गया और कोई मुनाफा हासिल ना हुआ तो थिंक पॉजिटिव यार। अल्लाह ताला फरमाता है जिस चीज़ का गुमान करोगे वही मिलेगा। जैसे हिंदू मज़हब के लोग मिट्टी के बुतों की पूजा करते हैं और उनका गुमान है कि वही उनका खुदा है और वो इस बुत से ही मांगते हैं, तो अल्लाह उन्हें उनके गुमान के मुताबिक नवाजता है। अच्छा गुमान करो ताकि सब अच्छा हो, और रिस्क तो लेना ही पड़ता है। इससे पहले कि जमा पूंजी कहीं और लग जाए तुम रिस्क ले लो। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती वो खाली मग लेकर उड़ गई तो जायशा को बेख्तियार कल रात की जैनी को समझाई गई बातें याद आने लगीं। सुहाब अपनी असाइनमेंट जमा करवा कर आ रही थी कि सामने से आते अबशाम करवाने की पुकार पर उसके कदम बेख्तियार थमे। अबशाम उसकी क्लासमेट था, दोनों की अच्छी सलाम दुआ थी। अबशाम प्रोफेसर एजाज का इकलौता बेटा था। तीखे नैन नकोश और सुर्ख सफ़ेद रंगत का हामिल अबशाम करमानी अच्छा खासा हैंडसम बनता था। कुछ दौलत ने उसे निखार रखा था। सुहाब उसे पसंद करती थी और ये बात अबशाम करमानी से छुपी नहीं रही थी। यानी सुहाब की कमज़ोरी उसके हाथ लग चुकी थी। वो सुहाब की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी की चमक देख चुका था, मगर अब तक उसकी चोरी नहीं पकड़ी थी। लेकिन वो इरादा ज़रूर रखता था। कैसी हो सुहाब? आज काफ़ी दिन बाद अकेली नज़र आ रही हो, वरना हर वक्त वो 3 तितलियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द ही मंडलाती रहती हैं। उसने आंखों को खेरा करते सुहाब के हुस्न को नज़रों में समोए कहा। मैं ठीक हूँ। वो 3 तितलियाँ अपना असाइनमेंट तैयार करी हैं। मैंने कल रात ही मुकम्मल कर लिया था, वही जमा करवा कर आ रही हूँ। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। पढ़ाई ठीक चल रही है तुम्हारी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लहजे में नरम तासुर था। सुहाग के दिल में कलियां सी खिल उठी थीं। कब सोचा था कि जिससे चाहा वो उसकी इतनी परवाह करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक चल रही है पढ़ाई।
نفی میں سر ہلاتے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اس نے ابشام کرمانی کو تسلی دلائی۔ اس دن کینٹین میں تم کس سے جھگڑا کر رہی تھیں؟ کون تھا وہ؟ کیا تمہیں پریشان کرتا ہے؟ لہجہ بظاہر سرسری تھا مگر وہ حقیقتاً متجسس تھا کہ وہ کینٹین والی ساری گفتگو نہ صرف سن چکا تھا بلکہ سارا نظارہ بھی دیکھ چکا تھا۔ ایک معمولی کار میکینک ہے، پہلے اس کے گراج میں اس سے بحث ہو گئی تھی اور اب وہ یہاں بھی آ گیا۔ اس دن کینٹین میں وہ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرایا اور الٹا مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی۔ بس اسی بات پر غصہ آ گیا تھا مجھے۔ صفی کے ذکر پر برا سا منہ بناتے وہ تفصیل بتانے لگی۔ دور رہا کرو ایسے لوگوں سے، اٹینشن سیکر ہوتے ہیں۔ اب شام نے اسے تاکید کی تو وہ سر جذبات میں ہلا گئی۔ تم یہاں ہو اور میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ ابھی آؤ اور ابھی آؤ۔ اسی وقت مزنی وہاں چلی آئی تھی اور سہاب کو اب شام کے ساتھ محور گفتگو پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کم آن مزنی، میں بات کر رہی تھی۔ سہاب نے غصہ دباتے اسے ریلیکس کیا کہ اس کی مداخلت ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ مزنی کو اس کے غصے کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ بس سہاب کو اب شام کرمانی کی نظروں سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں شاید دکھ نہیں رہا کہ وہ مجھ سے بات کر رہی ہے؟ اب شام نے غصہ دباتے کہا، ورنہ دل تو کر رہا تھا ایک تھپڑ جڑ دے مداخلت کرنے پر۔ اور تم نے شاید سنا نہیں کہ میں نے اسے یہاں سے چلنے کے لیے کہا ہے۔ مزنی نے دو بدو جواب دیتے قدم بڑھا دیے۔ سہاب نے گردن پیچھے مڑ کر بائیں ہاتھ سے کان پکڑتے اسے اشارے میں سوری کہا، جس پر وہ زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجا گیا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ مزنی، تمہیں پتہ ہے کتنا برا لگا تمہارا مجھے اس طرح وہاں سے لے کر آنا۔ گراؤنڈ میں لگے درخت کے سائے کے نیچے گھاس پر بیٹھتے وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ سخت زہر لگتا ہے وہ بندہ مجھے، پوری یونیورسٹی میں سب سے بیکار شخص ہے، ہر سیمسٹر چیٹنگ سے پاس کرنے والا چیٹر، صرف شکل سے ہی سونا ہے، کرتوت تو سیاہ کالے ہیں۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ رینا نے الجھ کر پوچھا۔ جی نہیں، اتنا اچھا تو ہے، سب کی مدد کرتا ہے وہ پیپر میں، اپنا پیپر چھوڑ کر دوسروں کو حل کروا رہا ہوتا ہے اور کتنوں کے تو اسائنمنٹس بھی بنا دیتا ہے۔ تم یوں ہی اس کے آگے اس کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہو۔ سہاب اس کے برابر میں بیٹھی اس کی اچھائیاں گنوانے لگے۔ بڑا ہی کوئی نیک کام کرتا ہے سب کا پیپر حل کروا کر۔ نہ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جو دوسروں کا پیپر حل کرواتا ہے اس کا اپنا پیپر تو رہ جاتا ہے، پھر وہ پاس ہو کر اگلے سیمسٹر میں کیسے آ جاتا ہے؟ ارے تم لوگ کس کی بات کر رہے ہو؟ رینا نے ایک بار پھر جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے کی بات میں دم تھا، سہاب لاجواب ہوئی تھی۔ اور رہی اسائنمنٹس کی بات، تو وہ اسائنمنٹس مفت میں نہیں بنا کر دیتا، وقت پڑنے پر اس بندے کو بلیک میل کر کے اسے کام نکلوانا خوب آتا ہے۔ رینا کی بات کو نظر انداز کرتے مزنی نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ تو کیا ہو گیا بھائی، یہ تو سبھی کرتے ہیں، وہ کون سا انوکھا ہے؟ سہاب ہمیشہ اپنا پیر اوپر رکھتی تھی۔ چپ ہو جاؤ دونوں، خبردار جو کچھ بولی تو، کب سے پوچھ رہی ہوں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، مگر مجال ہے جو بتا دے کوئی۔ رینا نے ایک دم چیخ کر ان دونوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ تینوں کی تینوں جنگلی ہو، نان سینس کہیں کی۔ اسائنمنٹس بناتے ہیرا اس کی چیخ پر سیخ پا ہوئی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ انہیں ایک نظر دے کر اپنی کتابیں سمیٹ کر بیگ اٹھاتی دوسری طرف چلی گئی، اور وہ تینوں اس کے نوازے گئے لقب پر ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ اب شام کچرا رانی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خوش؟ مزنی دانت پیس کر کرمانی کو کچرا رانی کہتی نوٹ بک پر جھک گئی تھی، جبکہ رینا اوہ کر کے رہ گئی تھی۔ مزنی اور پارس ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ خلاف توقع لائٹ آج نہیں گئی تھی۔ ساجدہ بیگم کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ لائٹ جاتے ہی جو پنکھا بند ہوتا تھا ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ آج لائٹ قسمت سے تھی، وہ محو استراحت تھیں۔ عائشہ بھی بے توجہی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ لائٹ والے، اللہ تجھے اٹھا لے۔ یکدم لائٹ جانے سے مزینہ بھنا کر بولی، آخری 10 منٹ رہ گئے تھے، لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا، حد ہے بھائی حد۔ پارس کو بھی بے وقت لائٹ جانے کا افسوس ہوا تو ریموٹ پٹک دیا۔ ٹی وی بند ہو گیا تو کیا ہوا زینی، اپنا ایف ایم ریڈیو آن کر لو، FM 106.2 جسٹ میوزک۔ پارس نے لہک کر کہا تو مزینہ کا FM شروع ہو گیا۔ کمر کے گرد دوپٹہ باندھ کر لہک لہک کر گاتی وہ اپنے عجیب و غریب ڈانس سے عائشہ کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ عائشہ نفی میں گردن ہلاتی ہنس رہی تھی۔
रुज़ाना उसे हंसता देखकर मुतमईन हुई थी। पारस ने मुस्कुराते हुए ममनून नज़रों से उसे देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। तुम कब सुधरोगी ज़ैनी? हंसी के बायस आंखों में आई नमी को उंगली के पोरों से पोंछते उसने मुलामत किया। मैं सुधरने वालों में से नहीं बल्कि सुधारने वालों में से हूँ। दबंग स्टाइल में अपनी नादीदा मूंछों को ताव देती पुरानी फिल्मों के शान की तरह गरज कर बोली। तो जायशा ने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए अपने पास बिठा लिया। बस बैठ जाओ सुकून से, वो उसे घूर कर बोली। तुम्हें इतने दिनों बाद खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर ज़ैनी मोहब्बत से गोया हुई। अल्लाह हर लड़की को मुज़ैना जैसी दोस्त दे। जायशा ने मुस्कुराकर दुआ दी। लेकिन ये तो खासी बिगड़ी हुई नहीं है। पारस ने ऐब्रो उचकाते तायद चाही। ये बिगड़ी हुई बागर बिल्ली ही तो आपा की मुस्कुराहट की चाबी है। अंदर आते सफ़ीर ने शरारत से कहा तो मुज़ैना ने आंखें सुकेड़ी। ओह भूरी दुनिया, बागर बिल्ली नहीं हूँ मैं। वो अपनी चोटी झटक कर उसकी सफ़ेद रंगत और भूरे बालों पर चोट कर गई। आज जल्दी आ गए भाई? ठंडे पानी का गिलास सफ़ीर को थमाती पारस ने पूछा। रंग में भंग डालने आ गया भूरी दुनिया। मुज़ैना कान खुजाकर बड़बड़ाई, जिस पर सफ़ीर ने सर नफ़ी में हिला दिया। मुझे अपनी किताबें और नोटबुक्स लेनी थी। खाली गिलास पारस को पकड़ाकर वो खड़ा हुआ था कि जायशा को बुक शॉप वाला वाक़या याद आ गया तो वो झुरझुरी लेकर रह गई। फिर सफ़ीर का बातू थाम लिया। बैठो यहाँ, मुझे बात करनी है। क्या बात है आपा? सफ़ीर तफक्कुरात में घिर गया। मैं नौकरी छोड़कर अपना काम करना चाहती हूँ, यानी अपना बिजनेस। मैं अपना स्कूल खोलना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम सबका साथ चाहिए। जायशा ने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की। आपा, हम आपके साथ हैं। पारस ने दाएं तरफ बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने हिसार में लिया और सफ़ीर ने बाएं तरफ से अपने हिसार में लिया। तुम कदम बढ़ाओ जायशा, जहाँ डगमगाओगी हम थाम लेंगे। मुज़ैना ने उसका हौसला बढ़ाया। पर यह काम इतना आसान नहीं है आपा, मुश्किल भी तो नहीं है। उसने सोच लिया था कि वो किसी भी मनफी सोच को जहन में जगह नहीं देगी। कुछ मेरे पास जमा है और कुछ बाबा ने रकम जोड़कर रखी थी हमारे लिए। मुझे उम्मीद है इससे काम चल जाएगा। जायशा ने सफ़ी की बात का जवाब दिया। वो हर तरह से पूरी उम्मीद थी। आपा, मुझे टीचर रख लेना। पारस तेज़ी से बोली। और मुझे भी, इंटर पास हूँ, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही दूंगी। मुझे तफाकुर से कहकर अपनी अर्जी डाली। शहर बसा नहीं, फ़कीर पहले आ गए। सफ़ीर का अंदाज छेड़ने वाला था। अच्छा छोड़ो सफ़ीर, हमें स्कूल के लिए जगह देखनी है। तुम पता करो। शुरू में तो किराए पर ही लेंगे, फिर अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही ख़रीद भी लेंगे। उसने असल मसला बयान किया। मैं पता करता हूँ आपा, अगर कोई ऐसी जगह किराए के लिए खाली हुई तो अभी तो मैं निकल रहा हूँ। सफ़ीर कहकर बाहर निकल गया। मैं बहुत खुश हूँ तेरे इस फैसले से, अल्लाह तुझे कामयाब करे। साजिदा बेगम ने बेटी का माथा चूमा। मेरा दिल कर रहा है किसी पुरसुकून जगह पर जाकर बाबा के लिए ढेर सारी दुआ करूं और अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा करूं जिसने मुझ में हौसला पैदा किया। तो चली जाओ, किसने रोका है? इसी बहाने बाहर की ताज़ा हवा लगेगी तो दिल और दिमाग दोनों तरोताज़ा हो जाएंगे। उनकी ये बेटी सादगी का पैकर थी, जिसने ना तो कभी दूसरी लड़कियों की तरह सैर सपाटों की जिद की थी, ना ही वो कभी खुद से घूमने फिरने या मार्केटों के चक्कर काटने निकलती थी। बस घर से स्कूल और स्कूल से घर तक। यूँ भी उनके घर के हालात इजाज़त ना देते थे कि ये सब तो उसे अमीरों के चौंचले लगते थे, मगर वो माँ थी, बेटी के दिल का हाल जानती थी। आज जब उसकी ज़बान पर कोई ख्वाहिश आ ही गई थी तो वो उसे रद्द नहीं करना चाहती थी। खाला ठीक कह रही हैं जायशा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारे साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। मुज़न्ना ने मिस्कीन सी सूरत बनाई। पागल मत बनो तुम दोनों, भला कहाँ जाएंगे हम, और इस तरह अकेले जाते हुए अच्छी लगेंगी क्या? उसने मुज़ैना की बचकाना हरकत पर उसे झाड़ पिलाई। लो भला, ये कौन सा सन 19 का दौर है, 21वीं सदी है, लड़कियां अकेली ही काफ़ी हैं अपने लिए, क्यों खाला? हाथ झुलाते मुज़ैना ने अपनी बात कहकर साजिदा बेगम से तायद चाही जो सब्ज़ी काट रही थी। हाँ भाई, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। आज के दौर में लड़कियाँ लड़कों से 4 हाथ आगे हैं। बस अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। वो मसरूफ़ सी सदक़ के दिल से दुआ गोती हुई। अब्दुल्ला शाह गाजी, चली जाओ मुज़ैना और पारस के साथ, बहुत पुरसुकून जगह है। तुम्हारे बाबा को वहाँ जाकर दुआ मांगना बहुत पसंद था। नेक लोग मदफन है उधर, उनके तवस्सुल से अल्लाह सुनता है, उनके सदक़े में हमें भी अता करता है। आज जो दुनिया में अच्छाई बाकी है वो उन्हीं नेक लोगों की दुआओं का नतीजा है। वो समझाने वाले अंदाज में गोया हुई थी। अम्मी, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। सफ़ीर भी घर पर नहीं है, यूँ भी मेरा दिल नहीं है। बाबा को गए कितने दिन हो गए हैं जो मैं सैर सपाटों पर निकल पड़ूँ। उसने उनके कंधे पर सर टिकाते जहाँ इनकार किया, वहीं मुज़ैना और पारस ने एक दूसरे के चेहरे की सिमत देखकर मायूसी जाहिर की। अम्मी की बात नहीं मानोगी जायशा? उन्होंने मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखा। आप हुक्म करें अम्मी। वो मुस्कुरा दी। अपने बाबा की खातिर चली जाओ, वो थे तो खुद जाते थे, अब वो नहीं है तो मेरी जायशा जाएगी।
انہوں نے پیار سے کہا، چلو اب تو خالہ کا حکم ہے۔ مزینہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی میں خالہ سے بات کروں گی، اگر وہ تمہیں بھیجنے پر راضی ہیں تو ہی میں جاؤں گی۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتی مزینہ کے گھر چلتی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ رضامندی لے کر آ گئی تھی۔ پارس کی خوشی تیتنی تھی۔ کپڑے بدل کر دوپٹہ سر پر اوڑھے، کندھوں پر چادر ڈال کر وہ پارس کے سنگ باہر نکلی اور سامنے مزینہ کے گھر سے اسے لیا۔ 3 لوگوں کا یہ قافلہ ہنستا مسکراتا آگے بڑھا تھا، یہ جانے بغیر کہ قسمت آج زندگی کے نئے رنگ دکھانے والی ہے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گے آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔